नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने तीनों आंग्ल मराठा युद्ध, बेसीन की संधि और सालाबाई की संधि के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम अपनी बड़ी मराठा शक्ति होने के बावजूद भी उसके पराजय के क्या क्या कारण थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मराठा शक्ति के पराजय के कारण छत्रपति शिवाजी ने जिस मराठा शक्ति की स्थापना की थी और बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव आदि पेशवाओं ने जिसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था, वो मराठा शक्ति 2 शताब्दियों तक भी कायम नहीं रह सकी। पेशवाओं ने जब मराठा शक्ति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया था, उस समय मुगल पतन की ओर अग्रसर थे और भारत की कोई भी अन्य शक्ति मराठाओं के इर्द गिर्द भी नहीं नजर आ रही थी। अचानक अंग्रेजों ने भारत में विस्तारवादी नीति अपनाई और उनकी इसी नीति का शिकार मराठा शक्ति भी बनी। मराठों का अपकर्ष अनेक कारणों से हुआ। कुछ कारण आंतरिक थे और कुछ बाह्य, और इन्हीं कारणों की चर्चा हम आगे करेंगे। पहला कारण था परस्पर विश्वास का अभाव एवं महत्वाकांक्षा। मराठा राज्य भारतीय राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली, परंतु कालांतर में उनमें पारस्परिक अविश्वास तथा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की भावना घर कर गई, जिसके कारण उनका कई राज्यों में विभाजन हो गया। इस प्रकार मराठा साम्राज्य कई स्वतंत्र राज्यों का एक संघ बन गया। संघ की जितनी भी इकाइयां थी, उन सभी के क्षेत्र और अधिकार अलग अलग थे। मराठों के सरदार पेशवा, होलकर, सिंधिया, भोसले आदि बहुधा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उनमें एकता का सर्वथा अभाव था। फलतः मराठा संघ अत्यंत शिथिल और कमजोर हो गया। दूसरा, दोषपूर्ण आर्थिक संगठन। मराठा साम्राज्य के आर्थिक संगठन के दोषपूर्ण होने के कारण भी मराठों का पतन अवश्यंभावी था। किसी ठोस अर्थनीति के अभाव में आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना कठिन होता है और अर्थ के अभाव में किसी भी राष्ट्र का राजनीतिक उत्थान और विकास संभव नहीं है। मराठों की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि महाराष्ट्र की बंजर भूमि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं थी और न ही वहां व्यापार चल सकता था, जिससे मराठों को चौथ पर निर्भर रहना पड़ता था। यही कारण है कि पड़ोसी राज्य उनसे सदा अप्रसन्न रहते थे और संकट के समय मराठों की सहायता करने से मुकरते थे। तीसरा कारण है विकेंद्रीकरण। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठों में जागीर की प्रथा फिर से आरम्भ कर दी गई थी, जिसे प्राप्त करने के लिए मराठा सरदार निरंतर संघर्ष करते रहते थे। दुर्भाग्यवश 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अहिल्याबाई, तुकोजी, माधवजी, नाना फडणवीस जैसे योग्य मराठा नेताओं की मृत्यु के पश्चात उनकी जगह पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया, यशवंतराव होलकर आदि स्वार्थी और अदूरदर्शी तत्वों ने ले ली। इन सबके मध्य पारस्परिक कलह तथा आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण मराठा साम्राज्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति सक्रिय हो रही थी। चौथा, आर्थिक विषमता। मराठों की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वे कभी आर्थिक विकास की ओर ध्यान केंद्रित नहीं करते थे, बल्कि आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर लूटपाट किया करते थे। ऐसी सरकार न तो जनता से सहानुभूति प्राप्त कर सकती थी और न ही सहयोग। ऐसी व्यवस्था में मराठों का पतन अनिवार्य था। मराठों का आर्थिक प्रबंध भी सुव्यवस्थित नहीं था। वे न तो आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ बना पाए थे और न ही शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने में सफल हुए थे। उन्होंने प्रजा को शिक्षित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया और प्रजा की सुख सुविधाओं का उन्हें कभी ख्याल ही नहीं रहा। पांचवा, दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था। मराठों का सैन्य संगठन भी दोषपूर्ण था। एक तो उन्होंने अपनी प्राचीन सैनिक प्रणाली तथा छापामार रणनीति को त्याग दिया था। दूसरी ओर यूरोपीय आधार पर वैज्ञानिक संगठन बनाने में भी वे पूर्णतया असमर्थ थे। यद्यपि कई मराठा सरदारों ने यूरोपीय रणनीति में पारंगत कई यूरोपीय, विशेषकर फ्रांसीसी अफसरों को अपने यहाँ नियुक्त कर पाश्चात्य युद्ध प्रणाली में स्वयं को दक्ष कर लिया था, तथापि उनका यह संगठन अंग्रेजों की अपेक्षा सदैव निम्न कोटि का बना रहा। छठा कारण है उग्र राष्ट्रीयता का अभाव। मराठों में आपसी वैमनस्य, कलह और ईर्ष्या एवं द्वेष के कारण एकता का सर्वथा अभाव था, जिससे उनमें उग्र राष्ट्रीयता का अभाव व्याप्त हो गया। दूसरी ओर अंग्रेजों में एकता थी, उच्च कोटि के सैनिक शक्ति तथा उग्र राष्ट्रीयता की भावना थी। सातवां, आत्मनिर्भरता का अभाव। मराठा सरदार साधारणतः अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहते थे। इसी आत्मनिर्भरता की कमी के कारण मुट्ठी भर अंग्रेजों के साथ मराठों को पराजित होना पड़ता था। वे मुख्यतः फ्रांसीसियों पर सर्वाधिक विश्वास करते थे, परंतु कभी भी मौके पर फ्रांसीसियों ने उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं की। आठवां, सुदृढ़ शासन व्यवस्था का अभाव। मराठा साम्राज्य में सुदृढ़ और सुव्यवस्थित शासन का अभाव भी इनके पतन का एक प्रमुख कारण बना। मराठों ने अपने विजित क्षेत्रों के प्रशासन पर कभी ध्यान नहीं दिया। जनसाधारण की खुशी, सुरक्षा और उसके प्रगति के लिए कोई भी विशेष प्रयत्न नहीं किया। इसके विपरीत अपनी आय का प्रमुख साधन लूटमार, चौथ
और सरदेशमुखी को बना रखा था। अवसर पाते ही वे अपने पड़ोसियों और सैन्य सरदारों के राज्यों में लूटमार करते थे। इस प्रकार वे न तो विजित प्रदेशों में शांति व्यवस्था स्थापित कर पाते थे, न ही जनता की सहानुभूति प्राप्त कर पाते थे। 9वां कारण है योग्य नेतृत्व का अभाव। किसी भी साम्राज्य की शक्ति को विस्तार प्रदान करने और स्थायित्व लाने के लिए योग्य नेतृत्व का होना नितांत आवश्यक है। दुर्भाग्यवश 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महादजी सिंधिया, अहिल्याबाई, पेशवा माधवराव, तुकोजी होलकर जैसे योग्य मराठा नेताओं की मृत्यु हो गई। उनके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया तथा यशवंतराव होलकर जैसे अदूरदर्शी, अयोग्य तथा स्वार्थी नेता मराठों के सरदार बने। ये हमेशा एक दूसरे के साथ लड़कर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते थे। इन्होंने कभी संगठित होकर अंग्रेजों से टक्कर नहीं ली। इस प्रकार एक ओर मराठों के ऐसे अयोग्य नेता थे तो दूसरी ओर अंग्रेजों को मालकम आर्थर, वेलेस्ली, जनरल लेक और लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे योग्य व्यक्तियों का नेतृत्व प्राप्त था, जिनके सामने स्वार्थी मराठा सरदारों का टिक पाना असंभव था। 10वां कारण है अंग्रेज शक्ति की श्रेष्ठता तथा सुगठित गुप्तचर व्यवस्था। अंग्रेज मराठों से कूटनीतिक, सैन्य शक्ति और राजनीतिक चालों में श्रेष्ठ थे। अंग्रेज मराठों से कूटनीति की दृष्टि से बहुत आगे थे। कंपनी के गुप्तचर मराठा सैनिक शक्ति, मराठा के घरेलू कलह और आपसी संबंधों की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचा देते थे। इसके विपरीत मराठे अंग्रेजों की गतिविधियों से पूर्णतः अनभिज्ञ रहते थे। ऐसी स्थिति में मराठों की पराजय लगभग निश्चित थी। 11वां कारण है असहयोग। मराठा पेशवाओं ने साम्राज्य विस्तार के क्रम में अनेक दोषपूर्ण नीतियां अपनाई, जिसके कारण उन्हें अन्य भारतीय राजाओं तथा जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए मराठा सरदार शासकों की आज्ञा पर पड़ोसी राज्यों में लूट और कोहराम मचा देते थे। अपने अभियान के समय वे इस बात का तनिक भी ख्याल नहीं रखते थे कि ये हमारे पड़ोसी हैं और विषम परिस्थितियों में हमें सक्रिय सहयोग दे सकते हैं। मराठों ने हिंदुओं और मुसलमानों को समान रूप से दुख पहुंचाया, इसलिए जब जब उन पर संकट आया तब तब किसी भी पड़ोसी ने उन्हें सहयोग नहीं दिया। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जब नादिर शाह के आक्रमणों से बचने के लिए बाजीराव प्रथम ने एक संयुक्त मोर्चा गठित करने की कोशिश की, उसे सफलता नहीं मिली। फिर अहमद शाह अब्दाली ने जब मराठों का विनाश करना शुरू किया तो कोई भी शक्ति उनके बचाव के लिए आगे नहीं आई। मराठों ने मैसूर के शासक तथा हैदराबाद के निजाम को अपना शत्रु समझा। यदि इन दोनों राज्यों को अपना मित्र बनाकर मराठा अंग्रेजों से मुकाबला करते तो वे अपनी शक्ति को ज्यादा सुदृढ़ कर पाते और मराठा साम्राज्य का पतन नहीं हो पाता। राजपूत राज्यों के साथ मराठा शासक हमेशा कठोर व्यवहार करते थे और उनकी जनता को हमेशा लूटते खसोटते रहते थे, इसलिए राजपूतों ने उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। 12वां कारण है उच्च आदर्श का अभाव। मराठे राष्ट्रीय भावना से तो प्रेरित थे, पर उनमें उच्च विचारों, बंधुत्व, सहयोग और उच्च आदर्शों का सर्वथा अभाव था। उन्होंने कभी भी संपूर्ण भारतीयों को बंधुता की भावना से नहीं देखा। हिंदू हो अथवा मुसलमान, सभी को दबाने की प्रवृत्ति मराठों की एक बड़ी कमजोरी थी। मराठों ने साम्राज्यवाद की ऐसी नीति अपना ली थी जिसमें केवल विस्तार ही दिखता था। उनमें साम्राज्य के लिए अव्यवस्थित आर्थिक एवं प्रशासनिक तंत्र का सर्वथा अभाव था। मराठा शासकों ने न तो खुद अपना आदर्श निर्धारित किया और न ही अपनी जनता समक्ष आदर्श दिखे। मराठा शासकों और सरदारों को लूट खसोट से कभी फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए उनके सामने कोई आदर्श नहीं होता था। मराठा साम्राज्य उसी पतनशील समाज का प्रतिनिधित्व करता था जिसका मुगल साम्राज्य। मुगलों की भांति ही मराठा भी राजस्व वसूली तक ही सीमित रहे और नवीन अर्थव्यवस्था के निर्माण पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। सेना नायकों का पारस्परिक मतभेद और एक दूसरे की संपत्तियों की अवहेलना, उनकी अलग योजनाएं, अपनी दोषपूर्ण नीतियों से सहयोगियों की संख्या में कमी लाना, परवर्ती युद्ध और सैन्य नीति ने मराठों के पतन में अहम भूमिका निभाई। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगली क्लास में हम सिंध विजय के बारे में पढ़ेंगे।